वैसे ही देख रही थी गर्दन टेढ़ी किए हुए, कब से तुम्हारा इंतजार था, तुम अब आए हो। और उसी वक्त वो जो मुस्कुरा रही थी, मेरी उसके दांतों पे निगाह पड़ी तो हैरत अंगेज तौर पे उसके ऊपर वाले दांतों में इस तरह गैप था जैसे ऊपर वाले किसी बूढ़ी के दांत होते हैं, सारे दांत गायब होते हैं, साइडों पे सिर्फ एक एक दांत होता है, ऐसी ही पोजीशन थी। दरमियान के ऊपर वाले सारे दांत उसके गायब थे, नीचे वाले दांत भी टेढ़े मेढ़े से थे और उसकी आंखें लाल सुर्ख। और जिस तरह गर्दन घुमाए मुझे देख रही थी, मैं समझ गया ये सामने कोई भी ऐसी बंदी नहीं हो जो रहती हो जो इतनी बूढ़ी हो। बूढ़ी नहीं थी, जवान थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल एक बूढ़ी औरत की तरफ था और आगे से दांत भी नहीं थे। जिस तरह वो देख के मुस्कुरा रही थी टूटे हुए दांतों के साथ और आंखें उसकी लाल सुर्ख की, मेरे वजूद के अंदर एकदम से जो चूंटियां रेंग रही थी, मेरी बीवी की पीछे से आवाज आई, क्या हुआ शाहजैन, क्या देख रहे हो? क्योंकि कभी हम लोग इस तरह खिड़की नहीं खोलते थे। और जैसे मेरी बीवी ने कहा, मैं चौंका और मुड़ के मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा, जैसे उससे पूछ रहा हूं हाँ क्या हुआ। मैंने उसकी तरफ देखा और खामोश रहा, जवाब नहीं दे सका। और उसकी तरफ जैसे ही मैंने देखा तो फौरी तौर पे अपनी गर्दन को मोड़ा कि इसको भी दिखा सकूं कि वो देखो सामने क्या है। मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा और फौरी तौर पे गर्दन मोड़ा उसको देखने के लिए, वो जो सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, कि बीवी को कहूं वो देखो सामने। और जैसे ही मैंने सामने खिड़की की तरफ देखा, खिड़की में कोई भी नहीं था। तभी मेरी बीवी ने शायद मुझसे पूछा था क्या देख रहे हो, और मैंने जब सामने खिड़की में देखा कोई भी नहीं है, मैंने उससे पूछा तुमने सामने खिड़की में कुछ देखा था? कह रही है नहीं, मैं जब आई हूं तुम खड़े खिड़की की तरफ ही देख रहे थे, मैं तुम्हारे पीछे आई हूं। मैंने कहा क्या देख रहे हो? तभी मैंने खिड़की की तरफ देखा था और जब खिड़की की तरफ देखा तो मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आया, तो तभी मैं तुमसे मुखातिब हुई, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? और मैं इस बात पे हैरान था कि जिस वक्त मेरी बीवी ने मुझे बुलाया कि शाहजैन क्या देख रहे हो, उसी लम्हे तक वो मौजूद थी सामने। और मेरी बीवी का कहना यह था कि मैंने पहले खिड़की में ही देखा था, कुछ देर देखती रही, जब कुछ नजर नहीं आया तभी तो तुम्हें मुखातिब किया। तो मैं जान गया वो मेरी बीवी को दिखाई नहीं दी। अगर वो इंसान थी तो मेरी बीवी को दिखाई देती, इसका मतलब है वो इंसान नहीं थी और साथ ही गायब हो गई। अब मैं उलझ चुका था, परेशान हो चुका था। ये दूसरा तीसरा दिन था कि मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए घर आ गया। मुझसे मिला और मुझे कहता है कि यार क्या कर रहा है? मैंने कहा यार बस पाकिस्तान से आई हूँ, अभी घर ही हूँ, तू बता। ऐसे गपशप हुई। मुझे कहता है चल यार वो फलां पार्क चलते हैं। एक पार्क है जहाँ पे हम दोनों दोस्त अक्सर जाते हैं और जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पे खामोशी होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। यूके में कई इस तरह की जगह हैं, पार्क हैं। वो हम दोनों दोस्तों की फेवरेट जगह थी और वहाँ पे जाके हम दोनों बैठते थे। तो मुझसे बोला कि यार तेरा ही इंतज़ार कर रहा था, काफ़ी दिनों से दिल कर रहा है कि तू साथ हो, तेरी कंपनी का मज़ा आता है, चल यार वहाँ चल के बैठते हैं। मैंने कहा यार अभी तो पाकिस्तान से आया हूँ, अभी तो थकावट ही नहीं उतरी, अभी तो बहुत सारे काम करने वाले हैं यार, फिर किसी दिन चलते हैं। कहता है नहीं यार, मैं काफ़ी दिनों से तेरा वेट कर रहा था कि तू आ जाए तो इकट्ठे चलते हैं। अब तू आ गया है तो तू इनकार करेगा? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, चल चलें। उसने जब बहुत ज़्यादा ज़िद की तो उसने कहा मेरी गाड़ी में चलते हैं। तो जिस गाड़ी में आया था मैं भी चलता हुआ गया। मैं फ्रंट सीट पे बैठ गया, वो ड्राइविंग सीट पे बैठ गया। गाड़ी स्टार्ट की और हम लोग रवाना हो गए। गाड़ी चलाते हुए हम उस पार्क तक पहुंच गए। शायद मैं भी अजीब सा उलझा हुआ था, मैं भी शायद अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करना चाहता था, माहौल को चेंज करना चाहता था। मैं उसके साथ उस गाड़ी में उस पार्क के पास पहुंच गया। जैसे ही उस पार्क के सामने पहुंचे तो ठंड की वजह से बाहर एक तेज हवा चल रही थी। हमने जैसे ही खिड़की के शीशे नीचे किए तो एक तेज हवा का झोंका अंदर गाड़ी के अंदर आया, जिससे हम दोनों को महसूस हुआ कि बाहर निकलना मुश्किल होगा। बाहर तेज हवा चल रही है। तो मुझे दोस्त कहता है क्या ख्याल है यार, गाड़ी में ना बैठे रहें, बाहर तो हवा है। मेरा था कि बैठेंगे ज़रा बाहर निकल के, लेकिन जब मैं आया था उस वक्त हवा तो नहीं थी। अब यहाँ पे ज़्यादा ही महसूस हो रही है, बिल्डिंग्स की वजह से पीछे तो इतना महसूस नहीं हुई, यहाँ बहुत तेज़ हवा महसूस हो रही है। गाड़ी में ही बैठते हैं। हम दोनों दोस्त गाड़ी में ही बैठ गए और गाड़ी में बैठ के हम दोनों बातें करते रहे। काफ़ी देर हम बैठे रहे, यहीं पे हम बैठते थे। काफ़ी देर बातें करने के बाद
वो अपनी बहुत सारी बातें मुझसे शेयर करना चाहता था, जिसकी वजह से वो मुझे यहाँ पे लेके आया था। उसने मुझसे बहुत सारी बातें शेयर की और मैं भी अपनी सारी चीज़ों को भूल के उसकी बातों में लगा रहा। काफ़ी 1.5-2 घंटा बैठे, तकरीबन रात के 9 साढ़े 9 हो गए। मैंने उसे कहा चल यार वापस चलते हैं, क्योंकि सुबह ऑफिस भी जाना है, काफ़ी टाइम हो गया, सोना भी है। तो कहता है चलो यार। उसने उसी लम्हे शीशे खोले कि देखें कि बाहर की सिचुएशन क्या है। तो बाहर जो हवा अब चल रही थी वो बहुत स्लो हो गई थी। पहले तेज थी, झोंके आए थे, अब हवा तो थी ठंडी यख हवा, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी। तो कहता है यार अब बैठने वाला वैसे मौसम था, अब हवा रुक गई है, लेकिन चलते हैं। शीशे बंद किए, उसने गाड़ी रिवर्स की। जैसे उसने गाड़ी रिवर्स की और चलाने लगा, उसी लम्हे इस तरह का तेज हवा का झोंका आया। अंदर शीशे बंद हैं, हमें कोई हवा का झोंका नहीं आया। क्लियर हम दोनों के साथ जो हुआ, हम लोग दोनों झटका ले गए, डर गए, चौंक से गए। ऐसा था जैसे कोई तेज हवा आई हो और हवा ने गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा ऊपर उठा के नीचे पटक दिया हो। इतनी भारी भरकम गाड़ी को ऊपर उठाया गया, बाकायदा उसका पीछे वाला हिस्सा। अभी उसने रिवर्स की, रिवर्स करके अभी वो गियर मतलब चेंज ही करने लगा था कि उसी लम्हे पीछे वाला हिस्सा गाड़ी का उठाया गया और पटक दिया गया जमीन पे। गाड़ी बाकायदा ऊपर उठी, सिर्फ पीछे वाला हिस्सा, आगे वाला नहीं। और ठा करके नीचे जब फेंका गया तो बाकायदा गाड़ी ऐसे हिली और हम दोनों चौंक गए। पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई भी नहीं था। और कोई यूके में ऐसा करेगा भी क्योंकि किसी की गाड़ी को पैसे पीछे से ऐसे उठा के नीचे फेंक देगा। मेरा दोस्त कहता है ये क्या हुआ है यार, इतना हवा तेज है क्या? मैं डर गया। मैं तो जानता था, उसको बताना नहीं चाहता था कि हवा नहीं है, मामला कुछ और है। उसने उसी लम्हे खिड़की के शीशे खोले तो बाहर हवा थी, लेकिन बिल्कुल हल्की सी थी, पहले की तरह तेज नहीं थी। कह रहा यार ये क्या हुआ, ये तो बहुत तेज कोई झोंका आया, लेकिन इतनी शदीद कि उसने गाड़ी को पीछे से उठा के पटक दिया है। मैंने कहा चल यार बस छोड़ छोड़ चल। कहता यार मुझे तो कोई और माजरा लग रहा है। उसने शीशे बंद किए, गाड़ी दौड़ा दी। मैं घर आ गया। वो कहते हैं मजहर साहब, वो मुआहदा जो टूटा था वो उसने सही कहा था, बहुत बुरा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हाफिज साहब ने जब मुझे गले में तावीज़ पहनाया था तो उन्होंने मुझे एक बात कह दी थी कि तुम मुआहदा तोड़ चुके हो। और उस वक्त जब मुआहदा किया गया था उसने कहा था ये मुआहदा तोड़ेगा तो खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। अब वो कह रही है अब की बार ये उस जगह पे आया तो खुमियाजा नहीं भुगतेगा, ये और इसके पूरे खानदान को मार दिया जाएगा। याद रखना, अब उस सिमत उस जगह पे कभी भी मत जाना, वरना तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को वो चीज मार देगी। और मैं अहद कर चुका था मैं कभी भी वहां नहीं जाऊंगा। लेकिन यूके में हालात इस तरह के मेरे शुरू हो गए, जो मट्टी को हाथ लगाता था मट्टी सोना बन जाती थी। फिर ऐसे हालात बदलने शुरू हुए, मैं ऐसा बदला कि जब मैं सोता था तो कमरे में रात को क्लियर महसूस होता मेरे अलावा भी कोई कमरे में है। क्योंकि पहली दफ़ा जब मुझे महसूस हुआ, मैं और मेरी बीवी दोनों सो रहे थे कि मुझे इस अंदाज में महसूस हुआ गहरी नींद में जैसे कुछ चलने की आवाज़ आ रही है। मैंने आंखें खोल दी। क्या मैंने कोई ख्वाब देखा है? मेरी आंख क्यों खुली है? अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा है, जागने का टाइम नहीं हुआ, सुबह नहीं हुई, तो मैं क्यों जागा हूं? हाँ, मैंने चलने की आवाज़ सुनी है। कौन चला है? और उसी लम्हे मुझे कमरे के अंदर क्लियर महसूस हुआ जैसे कमरे के अंदर कोई मौजूद है और चल रहा है। मैंने लाइट इसलिए नहीं जलाई कि बेटी और बीवी डिस्टर्ब ना हो, लेकिन कमरे के अंदर किसी की चलने की क्लियर मुझे आवाज महसूस हो रही थी। मैं कुछ देर उस आवाज़ को महसूस करता रहा और पढ़ता रहा और उसके बाद मैं सो गया। लेकिन वो सिलसिला फिर ऐसा शुरू हुआ कि मेरी ज़िंदगी ऐसी बदलनी शुरू हुई। मेरी जॉब ख़त्म हो गई, मेरे पास से पैसे ख़त्म होने शुरू हो गए। मेरी ज़िंदगी वो जो शादी से पहले भी जवानी में हर वक्त दोस्तों को खिलाता था, हज़ारों रुपए जेब में होते थे, यहाँ यूके आके भी इतने कम अरसे में सब कुछ बना लिया था। मेरा आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ख़त्म होता जा रहा था। सबसे खौफनाक ये हो रहा था, मेरे अंदर ऐसा गुस्सा आता जा रहा था कि मैं बीवी को देखता था तो मुझे एकदम से कुछ हो जाता था।
एकदम से शदीद गुस्सा आ जाता था। मैं अपनी बेटी तक को देखना गवारा नहीं कर पा रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे बेटी की शक्ल अच्छी नहीं लगती थी जिस पे मैं अपनी जान निछावर करता था। मुझे बीवी अच्छी नहीं लगती थी जिसे मैं बेइंतहा प्यार करता था। मैंने हाफिज साहब से फ़ोन मिला के कई दफ़ा कोशिश की राब्ता हो जाए, लेकिन उनसे राब्ता बिल्कुल नहीं हो रहा था। पता लगता उनका फ़ोन बंद है, कभी कहीं गए हुए हैं। वहाँ बंदों को भी भेजा, वहाँ जाके पता कर रहे हैं, तो उन बंदों ने आके बताया वो नहीं है, कहीं गए हुए हैं। कई दफ़ा कोशिश करने के बावजूद हाफिज साहब से भी राब्ता नहीं हुआ। एक और मौलाना साहब से राब्ता हुआ, उनसे पूछा तो उन्होंने सारा हिसाब किताब लगा के बताया कि तुम्हें एक घर में खाना खिलाया गया है और उसमें तावीज़ खोल के उस खाने में खिलाए गए हैं। ये जादू किया गया है, तुमसे कोई शदीद हसद करता है और उसने जादू किया है। तुम्हारे ऊपर जो शदीद जादू है उसी जादू की वजह से हो रहा है। और मेरा सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता मुझसे दूर जाना शुरू हो गया। बीवी से मैं दूर हो रहा हूं, आज भी बीवी से बहुत दूर हूं। बीवी को आज भी देखूं तो मेरे कुछ हो जाता है, बच्ची से भी दूर। और उसके बाद वो सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मैं अकेला नहीं होता, रात को भी क्लियर अपने आप के करीब किसी को मैं महसूस करता। घर में जब बीवी और बच्ची ना होती तो मुझे लगता घर में कोई और भी है। उस कमरे का दरवाज़ा खुला है और बंद हुआ है, उस बाथरूम का दरवाज़ा खुला है और बंद हुआ है। कोई चल रहा है, किसी के चलने की आवाज़ है, कभी किसी के सांस लेने की आवाज़ आती, कोई सांस ले रहा है। और मुझे अब हर वक्त महसूस होना शुरू हो गया कि मेरे इर्द गिर्द कोई ना कोई मौजूद है। और जिस वक्त, अभी तो और वाकया है जो मैं आपको सुनाता हूँ, और जिस वक्त वो कहानी सुना रहे थे, कहानी सुनाते हुए वो पॉइंट एक ऐसा आया कि वो डर गए। कहते मदर साहब ये देखें, ये आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? मैं घर में अकेला हूँ, आपके लिए कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और कोई अपनी इस आवाज़ से क्लियर महसूस करा रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। और उनकी आवाज़ खौफजदा हो गई। 2 दफ़ा ऐसा कहानी रिकॉर्ड करते हुए उनके साथ हुआ। बहुत 1 घंटा कई मिनट की ये कहानी जो उन्होंने भेजी, तो वो 2 दफ़ा डरे। उनको किसी चीज़ ने कहानी के दौरान ही, मैं आपको सुनवाता हूँ, उनकी आवाज़ भी सुनाता हूँ, कहानी के दौरान ही उनको महसूस कराया गया और वो डर गए। और वो कहते हैं कैसे बस खुदा का करना है कि जैसे कैसे मेरा सर्कल चल रहा है। आपको जब कहानी भेज रहा हूं, इससे 2 दिन पहले मेरे साथ एक हुआ है कि रात को मैं बेचैनी सा महसूस कर रहा था। बीवी बच्ची सो गई, वैसे भी मैं उनको बहुत कम देखता हूं, पता नहीं क्यों मेरे अंदर ऐसा क्या हो गया, उनको मैं देख भी नहीं पा रहा कि मैं सो गया। और जब मैं गहरी नींद में था तो मैंने एक अजीबो गरीब सा ख्वाब देखा। एक औरत नुमा चीज है जिसके सर के ऊपर बिल्कुल माथे वाली साइड पे ऐसे सींग है जैसे गेंडा होता है। गेंडे के माथे पे बहुत बड़ा सींग होता है, ऐसे उसके माथे पे बहुत बड़ा सींग है। उसकी आंखें बहुत बड़ी और लाल सुर्ख हैं। उसके दांत, उसका मुंह इतना बड़ा और इतने बड़े होंठ हैं कि बिल्कुल कोनों तक, जहां तक कान होते हैं, कान तक उसका मुंह ही मुंह है और दांत ही दांत है। जब उसने अपना मुंह खोला तो कानों तक उसका मुंह है और उसके अंदर छोटे 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 दांत हैं। उसका चेहरा बहुत ही भयानक है। उसका कद एक बिल्कुल आम सी औरत की तरह उसका कद है और उसके हाथों के नाखून बहुत बड़े बड़े से हैं। और वो सींग वाली बड़े से खौफनाक भयानक सी औरत चलती हुई मेरे बेड के करीब आई और ख्वाब में देख रहा हूं कि जिस ड्रेस में आज मैं सोया था उसी पोजीशन में ही सोया हुआ हूं। और वो चलती हुई मेरे पास आई और उसने मेरी गर्दन दबा दी। मैं अपनी गर्दन को छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं, तड़प रहा हूं कि मेरी आंख खुल जाती है। और जो मेरी आंख खुलती है तो मेरे हाथ वैसे ही गर्दन पे मौजूद थे जैसे मैं अपनी गर्दन को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। और उसी लम्हे मुझे अपनी गर्दन पे ये एहसास भी हुआ जैसे अभी अभी किसी ने मेरी गर्दन छोड़ी हो और मेरी गर्दन में दर्द था। और मेरे हाथ इसी अंदाज में मौजूद थे जैसे अभी अभी किन्हीं हाथों को मैं पीछे धकेल रहा था। उन बड़े बड़े नाखून वाले काले भयानक हाथों से अपनी गर्दन को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। जो हाथ मेरी गर्दन को दबा रहे थे वो तो मैंने ख्वाब में देखा था। मैं अभी नींद से बेदार हुआ था, लेकिन मेरी गर्दन में दर्द क्यों था मैं नहीं जानता। अगर वो ख्वाब था तो ऐसा दर्द जैसे किसी ने मेरे गले को दबाया हो जोर से, वैसा दर्द मुझे क्यों महसूस हो रहा था। मज़हर साहब,
आज मैं एक ऐसे दौराहे पे खड़ा हूँ कि उसकी सज़ा आज भी भुगत रहा हूँ। वो मुआहदा जो मैंने तोड़ा था उसका खुमियाजा यहाँ आके भी भुगत रहा हूँ। अब मैंने खुद से तहैया कर लिया है, वापस कभी भी नहीं जाऊँगा उस नाना अब्बू के गांव में और ना उस जगह पे। लेकिन अब तो मैं तावीज़ भी पहन चुका, अब तो मैं माफ़ी भी मांग चुका, अब हर किसी से राब्ता कर चुका, कोई मेरा तोड़ नहीं कर पा रहा और मैं ऐसा डूबता जा रहा हूं, परेशानियों में गर्क होता जा रहा हूं। ना जॉब काफ़ी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, ना जॉब है, फाइनेंशियली हालात भी ख़राब हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहां से कहां चला गया हूं। एक एहसास है 24 घंटे के मेरे साथ कोई मौजूद है और जान के मुझे एहसास दिलाया जा रहा है कोई तुम्हारे साथ है। आज उस तावीज़ को मैं हर वक्त अपने गले में पहन के रखता हूं और कभी भी उस तावीज़ को नहीं उतारता। उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूं, कौन है जो हर वक्त मेरे करीब मौजूद है। इससे पहले कि मैं आपको इनकी आवाज़ सुनाऊं ओरिजिनल, उन्होंने फीडबैक दिया मुझे, जो पहली कहानी 633 सुनाई मैंने, उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको उनकी आवाज़ सुनाता हूं। लेकिन मैं आपसे कहूँगा शाहज़ैन, जो आपका फ़र्ज़ी नाम है, रियल नाम आपका और है, मैंने एक लॉकेट बनाया है। ये पीछे इस वक्त आपको नज़र भी आ रहा है, ये कोने पे मैंने लगाया हुआ है, ये इस ग्रीन के साथ कोने पे ये लॉकेट गले में पहनने वाला है। ये तावीज़ नहीं है, ये लॉकेट है। ये मैंने इसीलिए बनाया है, इसको बनाने के लिए मैं 41 रातें 41 नाइट्स बैठ के पढ़ाई करता हूँ और जिस शख्स के लिए बनाना होता है उसका नाम, उसकी वालदा का नाम, उसकी डिटेल लेके उसी के लिए ही बनाना शुरू करता हूँ और 41 नाइट्स के बाद ये मैं ये जितने लोगों के लिए बनाना होता है उतने मैं बना पाता हूँ। उसके बाद जब आप ये गले में पहन लेते हैं तो फिर कोई भी ऐसी मखलूक जिसकी जिस्म से खौफनाक लहरें निकल रही हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकती है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और मैं आपसे कहता हूं, आपने सबसे रब्ता कर दिया, सबसे बड़ी अल्लाह की ज़ात है, आप परेशान मत होइए, मुझसे रब्ता कीजिए, मीटिंग बुक कराइए, जो आप मैं लोगों से कहता हूं वो बुकिंग करते हैं, आप मीटिंग बुक कराइए, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। जस्ट आपने मेरे व्हाट्सएप पे जाके BOOKING बुकिंग, BOOKING बुकिंग जाके सिर्फ लिख दें, मेरी टीम आपसे रब्ता करके आपकी वीडियो बुक कर देगी। ये वीडियो मीटिंग होती है और इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, वादा कर रहा हूं आपके साथ, वो जो भी मखलूक है अल्लाह की ताकत से बढ़ के नहीं है। इंशाल्लाह ये मुआहदा टूट भी गया है, वो वापस चली जाएगी। आपका उठना बैठना, बीवी से मोहब्बत पहले की तरह हो जाएगा, आपकी जॉब, आपका सारा कुछ पहले की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि गलती आपकी नहीं है, आपने जान के नहीं किया था, गलती आपसे हो गई थी। आपको क्या पता कि नीचे उसकी मुर्दा बच्चे की हड्डियां पड़ी हैं। ये मैं गारंटी ले रहा हूं, इंशाल्लाह ये मामला ठीक हो जाएगा। जस्ट यही मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है +923136655500, इसी नंबर पे जस्ट जाके आप व्हाट्सएप पे बुकिंग लिखिए, मेरी टीम आपसे रब्ता कर देगी। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर लिखा हुआ है। तो मैं आपको शाहज़ैन की ओरिजिनल वॉइस भी सुना देता हूं। सबसे पहले तो सर आपको सल्यूट है, जिस तरह आपने स्टोरी जो मैंने आपको बताई है उसको आपने बयां किया है, वो बयान तरीका जो आपका है उसको सल्यूट है। मैंने आज तक, यकीन करें कि आप वाहिद पर्सन हैं जिनको मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है A to Z, और वल्लाही 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 कि मैंने आपके जिस तरह आपने स्टोरी बयां की है ना, कसम खा के कहता हूँ रब्बे काबा की कि मैंने 4 से 5 दफ़ा वो स्टोरी रिपीट सुनी है। एक दफा सुन ली, उसके बाद फिर दिल नहीं भरा। अपनी ही स्टोरी में जो आपको बताई है, मेरा उससे दिल नहीं भरा कि यार कि कैसे एक बंदा इतनी अच्छी एक प्रॉपर तरीके से स्टोरी बयां कर सकता है। सर सल्यूट है आपको। मैं 5 दफा वो स्टोरी सुन चुका हूँ और मैं जब भी वो स्टोरी सुनता हूँ, जब भी मैंने वो स्टोरी सुनी है, यकीन करें 2 दिनों में 5 दफा सुन चुका हूँ मैं स्टोरी को। तो मैं जब भी सुनता हूँ मैं उसी जगह पहुंच जाता हूँ, वही चीजें मेरे सामने दोबारा रिपीट होने लग जाती हैं, प्रॉपर जिसे कहते हैं ना कि मैं अपने पास में चला गया हूँ। सर ये तो कमाल है आपका, आप लफ्ज़ों के बादशाह हैं। अल्लाह ने आपको एक काबिलियत अता की है, अल्लाह पाक का आप पे खुशी करम है। हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। काफ़ी आगे लंबा भी है, लेकिन उनकी काफ़ी फीलिंग भी जो इस कहानी को सुनाते हो, ये पुरानी कहानी के बारे में है। 633 के बारे में फीडबैक है उनका। ये वाली कहानी जो है ये उन्होंने अभी भेजी है, उसके स्टार्ट में उन्होंने ये फीडबैक दिया। शुरू में ये फीडबैक मैंने इसलिए चलाया, खुशी होती है जब लोगों को मेरी लफ्ज़ों से, जिस तरह मैं कहानी को पहले सारी सुनता हूँ, फिर उसके बाद समझने की कोशिश करता हूँ, दिमाग में बिठाता हूँ,
उसके बाद सुनाता हूँ तो आपका जब फीडबैक आता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फीडबैक नीचे ज़रूर दिया करें, कमेंट्स लाजमी लिखा करें, लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। ये जो आपका फीडबैक होता है तो जो मेहनत कर रहा होता है उसका यही सिला होता है। बाकी शाहज़मान आपके लिए आप बेफिक्र हो जाइए, ये मेरी जिम्मेदारी है, आज के बाद आपको कभी कुछ नहीं होगा। कि मैं आपको लॉकेट भी भेजूँगा और इंशाअल्लाह ताला आपको इसका तोड़ कर दूँगा।